हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपने इम्यूनोलॉजी जो सेशन चल रहा है हम लोगों का, उसमें आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पिछले टॉपिक्स में जो भी हमने पढ़ा उसमें आपको मैंने एक छोटा सा क्लू भी दिया था कि कैसे हमारी डिफेंस सिस्टम किस तरह से हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। एक तो इनेट इम्यूनिटी हमने देखा, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने देखा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने दो तरह से देखा था, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी था उसमें हमने दो चीजों को देखा था, एक एंटीजन और एक आपका एंटीबॉडी। एंटीजन जो है एक फॉरेन पार्टिकल को कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाहर से कोई भी बॉडी माइक्रोब्स या पैथोजन इन्वायरमेंट से यदि आपके बॉडी में प्रवेश करता है या आपके शरीर में ही कुछ अनचाही चीजें विकसित हो जाती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है, तो वो पदार्थ जो है आपका एंटीजन हो जाता है। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। एंटीजन क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो एंटीजन की जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो फंक्शन है, इन सब के बारे में आज हम लोग एक डिटेल नोट्स पढ़ेंगे, एक डिटेल पिक्चर देखेंगे इसकी। ओके, अब मैं आपको जरा सा एक छोटा सा क्लिप देता हूं। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप सब मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो किसी भी फिल्म का जो सुपर हिट होना होता है वो उस फिल्म में दो इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं जिस पर निर्भर करता है। एक हीरो, हीरो कौन सा है, कितना बेहतर वो एक्टिंग कर पा रहा है हीरो, और दूसरा कौन है, विलेन, विलेन कैसा है। इन दोनों महारथियों पे पूरी फिल्म टिकी होती है। जितना बेहतर ये दोनों होंगे उतना बेहतर आपकी फिल्म होगी, उतनी बेहतर वो सुपर हिट होगा। तो आज मैं अपनी बॉडी के बारे में जो बताने जा रहा हूं, इम्यून सिस्टम में मेरे नजर में हमारा जो एंटीजन है वो विलेन की तरह है, और मेरे नजर में हमारा एंटीबॉडी जो है एक हीरो की तरह है। मैं उसको वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, एक हीरो और एक विलेन के रूप में। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम अपने विलेन्स के बारे में, यानी विलेन के कैरेक्टर प्रॉपर्टी के बारे में। अब विलेन में भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताते चलूंगा। चलिए, तो विलेन के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर विलेन में कैसा गुण होना चाहिए, कैसे लक्षण होने चाहिए। मान लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई जा रहा है विलेन का रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका अमरीश पुरी एक ले लेते हैं और दूसरा राजपाल यादव। अगर ये दोनों पहुंच जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में और कहते हैं साहब हमको विलेन का रोल प्ले करना है किसी फिल्म में, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहले सोचेगा, उनको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद ही तो उसको डिसाइड करेगा ना कि किसको रखना है एज ए विलेन। अब आप समझ सकते हो किसको विलेन के रूप में रख सकता है, किसकी दावेदारी ज्यादा है सेलेक्ट होने की एज ए विलेन बाय प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी हम लोग का होना चाहिए। अमरीश पुरी और राजपाल यादव में अगर डिफरेंसेस हैं तो वैसे ही एंटीजेंस भी होने चाहिए। कौन सा सब्सटेंस एंटीजन की तरह बिहेव कर पाएगा या इम्यून सिस्टम उसको एज ए एंटीजन डील करेगी, और कौन सा ऐसा पदार्थ होगा जिसको इम्यून सिस्टम नेग्लेक्ट करेगी और उसे एंटीजन का क्रेडिट नहीं देगी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। तो आइए कुछ बातें करते हैं हम लोग एंटीजन से संबंधित। सबसे पहले हमारा जो एंटीजन होता है वो प्रोटीनियस और पॉलीसेक्राइड नेचर का होता है। प्रोटीनियस आप जानते हैं हमारे शरीर का सारा सेल्स जो है, हमारी बॉडी का जो निर्माण है वो प्रोटीन पे टिका हुआ है। वैसे ही जब हमारे बॉडी का निर्माण प्रोटीन पे टिका हो सकता है तो वैसे ही माइक्रोब्स का भी होता है। आपका जो माइक्रोब्स होते हैं वो पैथोजन होते हैं या बैक्टीरिया या फंजाई, इन सब ये सब सेल से बने हुए हैं, तो इन सब के पास भी प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन एज ए एंटीजन वर्क कर सकता है। ये प्रोटीन कई जगह पाया जा सकता है, हम आगे डील करेंगे, इसको देखेंगे भी। प्लस पॉलीसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट, कई जगह तो लाइपोपॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं, मतलब लिपिड से अटैच कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक एंटीजन की तरह बिहेव करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। दूसरा हमारा एंटीजन का क्वालिटी क्या है कि वो कहां मिल सकता है आपको, ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स और पैथोजेंस। यानी कि आपके बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या दूसरे पैथोजेंस के सरफेस पे ये स्पेशल टाइप का छोटा सा प्रोटीन का बना हुआ या लाइपोपॉलीसेक्राइड का बना हुआ या पॉलीसेक्राइड का बना हुआ
कंपाउंड पाया जा सकता है और इसे आपकी इम्यून सिस्टम एज ए एंटीजन ट्रीट कर सकती है, यानी ये सरफेस पे पाया जा सकता है। दूसरी बात अगर हम करें बात, तो ये हैप्टेन भी हो सकते हैं। हैप्टेन क्या होते हैं? हैप्टेन भी आपके एंटीजेनिक सब्सटेंस ही होते हैं, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम उसको एंटीजन का क्रेडिट नहीं दे पाती। कारण क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट काफी छोटा है। मैंने अभी एग्जांपल लिया था अमरीश पुरी और राजपाल यादव का, तो आप समझ सकते हैं राजपाल यादव की हाइट और वेट क्या है और अमरीश पुरी साहब का क्या है। अब चांसेस तो भाई बढ़ते हैं अमरीश पुरी साहब के सिलेक्शन का, क्योंकि उनकी बॉडी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, उनका वेट देखिए, उनकी हाइट देखिए। राजपाल यादव कहीं भी उनके इर्द गिर्द नजर नहीं आते उनके कंपैरिजन में। वैसे ही हैप्टेन मॉलिक्यूल, इनमें टेंडेंसी है कि ये एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डील करते हैं, ये स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण WBC इसे नेग्लेक्ट कर देती है और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, कोई एंटीबॉडी फॉर्मेशन ही नहीं कहता, मतलब नहीं कर पाता। याद रखिए एंटीजन का परिभाषा क्या लिखते हैं हम लोग? एंटीजेंस, दो सब्सटेंस which comes either from environment into the body or either develop from inside the body if it is able to stimulate immune system and make it or force it to develop antibody against itself, then that substance will be called antigen। यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जो बाह्य वातावरण से आपके शरीर में प्रवेश करता है या शरीर के अंदर खुद उत्पन्न होता है और उस पदार्थ में, उस तत्व में इतनी क्षमता है कि वो आपके WBC को स्टिमुलेट करता है और WBC को मजबूर कर देता है कि WBC उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए, तब उस पदार्थ को हम एंटीजन कहेंगे। तो यहां पे भी वही सारी बात लागू होती है। आपके एंटीजन में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि WBC उसे पहचाने, रिकॉग्नाइज करे, तभी तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। ओके, तो हैप्टेन के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर वेट कम है तो WBC उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बना पाती। आगे हम हैप्टेन पे और भी चर्चाएं करेंगे, नीचे है। चलिए स्टेप वाइज हम चलते हैं। अब दूसरी बात, टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए प्रॉपर्टी, क्वालिटी, फंक्शन के आधार पे हम टाइप्स में किसी चीज को डिवाइड करते हैं। आपको सबसे पहले मैंने लिखा इम्यूनोजेन। देखिए इम्यूनोजेन मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे और इम्यून सिस्टम को मजबूर कर दे कि वो इम्यून सिस्टम उस पदार्थ के खिलाफ एक्शन ले, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए, तो उस पदार्थ को हम इम्यूनोजेन कहेंगे। ये पदार्थ बड़े साइज की कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकती है या आपकी पॉलीसेकेराइड भी हो सकती है। दूसरा है टॉलरेजेन। देखिए टॉलरेजेन शब्द बना है टॉलरेट से, और टॉलरेट का अर्थ होता है नजरअंदाज करना। अब आदमी किसको नजरअंदाज करेगा? आदमी उस चीज को नजरअंदाज करता है जो दिखता नहीं है, जो आपको बहुत कम प्रभाव डालता है, उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे आप इंडिया की ही बात ले लीजिए, इंडिया में या पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने तांडव मचा रखा है, आप सब जानते हैं। जहां पे इन्फेक्टेड एरिया है, जहां पे बहुत ज्यादा संक्रमित लोग हैं और कोरोना वायरस ने काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रखा है, उस एरिया में भी अगर आप सावधानी से ध्यान पूर्वक देखें तो दो तरह के लोग आपको नजर आएंगे। एक वो जो सेंसिटिव हो चुके हैं, डर चुके हैं और वो मास्क लगा के, सैनिटाइजेशन करके अपनी प्रोटेक्शन करने में जुटे हुए हैं कि यह इन्फेक्शन उनको ना हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग वहां पे हैं जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के अपना कार्य करने में लगे हुए हैं, अपने दैनिक जीवन का कार्य कर रहे हैं। आखिर उनके अंदर ये क्यों फीलिंग आई? आप खुद सोचिए। फीलिंग इसलिए आई क्योंकि वो तत्व जो इन्फेक्शन फैला रहा है वो उस इंसान को दिख ही नहीं रहा है। वायरस बहुत छोटे होते हैं भाई, जब आपको कोई चीज दिखेगी नहीं तो आप डरेंगे कैसे उसके प्रति?
आपके अंदर डर कैसे होगा? कुछ लोग कहानी सुन के डर जाते हैं और कुछ लोग देखने के बाद डरते हैं। तो जो लोग अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो लोग मास्क और सैनिटाइजेशन लगा रहे हैं, वो सुनकर कि फलाना को इन्फेक्शन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, वो डर गए हैं और वो अपने आप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जो क्या कर रहे हैं, जिन्हें दिख नहीं रहा है वो कीटाणु, तो उनको डर नाम की चीज ही नहीं है। वैसे ही मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि वायरस हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हम अपनी नंगी आंखों से वायरस को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। ठीक वही कंसेप्ट यहां भी लागू होता है। अगर पैथोजन, अगर माइक्रोब्स, यदि कोई फॉरेन पार्टिकल शरीर में प्रवेश करता है और उसकी साइज काफी छोटी है, तो हो सकता है डब्ल्यूबीसी उसको आइडेंटिफाई ना कर सके, उसको रिकॉग्नाइज ना कर सके और उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जा सके। ये अक्सर थोड़ा खतरनाक भी हो जाते हैं क्योंकि डब्ल्यूबीसी मिस्टेक करती है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही और हो सकता है आगे चल के वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दे आपके शरीर में। लेकिन फिलहाल उसे तो हम एक वर्ड देंगे नाम, और वो वर्ड है टॉलरेजेंट। उस एंटीजन को हम टॉलरेजेंट कहेंगे। ओके, तो यहां पे मैंने बता दिया टॉलरेजेंट, आपकी इम्यून सिस्टम उसके प्रति कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाती। तीसरा है एलर्जेन। आप सब ने सुना है कि हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, आपने कभी सोचा है? इसके बारे में एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को आगे चलकर, हाइपर सेंसिटिविटी करके। देखिए, एलर्जिक रिएक्शन को हाइपर सेंसिटिविटी भी हम कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या? हाइपर माना अत्यधिक और सेंसिटिव मतलब संवेदनशील हो जाना। अब कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके शरीर में एक छोटा सा एंटीजन आ जाए या एक थोड़ी मात्रा में कोई एंटीजन आ जाए या आपका बॉडी किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या हो रहा है, आपकी डब्ल्यूबीसी उग्र हो जा रही है और बहुत ही ज्यादा एक्शन लेने लग रही है उसके खिलाफ। उसके एक्शन का दुष्प्रभाव यह रह रहा है कि आपके बॉडी में दूसरे रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जा रहे हैं और एक्सेस अमाउंट में, और उसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। एनाफाइलेक्सिस एक वर्ड यूज होता है, उस वर्ड का अर्थ है एना मने अगेंस्ट, फाइलेक्सिस मने प्रोटेक्शन। जो डब्ल्यूबीसी आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके बॉडी में डेवलप की गई है, वो हाइपर सेंसिटिव होने के कारण क्या कर रही है, वो आपका ही विनाश कर रही है। तो ऐसे कंडीशंस को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। यहां पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है। अगर कोई भी एंटीजन, उसमें टेंडेंसी है कि आपके डब्ल्यूबीसी को इतना डरा दे कि वो हाइपर एक्टिव हो जाए और आपकी डब्ल्यूबीसी आपके अगेंस्ट ही काम करने लगे, आपकी प्रोटेक्शन की जगह आपके ही विनाश का कारण बने, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एलर्जेन कहलाएगा। ओके, एलर्जेन। ये कैसे आपके बॉडी में आ सकते हैं? आप सांस लेते हैं तब आ सकता है, आप निगल जाएंगे कोई चीज तब आ सकता है खाने के माध्यम से, या आपके त्वचा के कांटेक्ट में आने से भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अब जरा बात करते हैं हम लोग एंटीजन कैसे उत्पन्न होता है, ओरिजिन ऑफ एंटीजन। देखिए, एंटीजन मैंने पहले भी बताया, फिर अभी बताता हूं। हमारे शरीर के अंदर अगर बाहर से कोई सब्सटेंस मतलब एंटीजन आता है तो उसे हम एक्सोजीनस एंटीजन कहते हैं। जैसे कोई माइक्रोब्स है, कोई वायरस है, कोई फंजाई है, पैथोजन, आपके भोजन के माध्यम से, आपके सांस के माध्यम से, आपके पानी के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर गया, तो ऐसी परिस्थिति में उस एंटीजन को हम एक्सोजीनस एंटीजन कहते हैं। और उस एंटीजन को मारने का कार्य आपकी बी सेल टी हेल्पर सेल 2 के साथ मिलकर करती है, जिसमें MHC सेकेंड नाम का रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है और CD4 टी हेल्पर सेल 2 इस कार्य में पूरी मदद करती है। तो यह है आपका एक्सोजीनस एंटीजन। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है कि बाहर से ही कोई घर के अंदर घुसेगा। जैसे जरूरी नहीं है कि कंट्री के अंदर बाहर के फॉरेनर ही उग्रवादी अंदर आएंगे। कभी कभी आपके घर में, कंट्री के अंदर भी उग्रवादी पैदा होते हैं, चोर उचक्के पैदा हो जाते हैं, दंगा फसाद करने वाले पैदा हो जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी बाय मिस्टेकनली ऐसी कुछ प्रोटीन्स और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो हमें यूजफुल नहीं होते हैं
और उल्टा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे सारे पदार्थ जो अनवांटेड है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं? एंडोजीनस एंटीजन कहते हैं। और उसको नष्ट करने की जिम्मेदारी आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी सीटीसी सेल को मिला है, प्लस एमएससी फर्स्ट की मदद लेता है। वो एक रिसेप्टर है जो एपीसी सेल्स में पाया जाएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इस तरह से एंडोजीनस एंटीजन का खात्मा किया जाता है। तीसरा वैरायटी है ट्यूमर एंटीजन। देखिए ट्यूमर एंटीजन क्या होता है? आप तो जानते हैं ट्यूमर क्या होता है? कैंसरस, यानी कि कैंसरस सेल्स जब एक गुच्छे के रूप में रहती है तो उसे ट्यूमर हम कहते हैं। अब सवाल है कैंसरस सेल क्या है? देखिए हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है ये बहुत सारे सेल से मिलकर हुआ है। इन सारे सेल्स को जब मिलाया जाता है, बॉडी एक मतलब मिलकर ये एक बॉडी बनती है, तो उस वक्त कुछ रूल रेगुलेशंस बताए जाते हैं जो हर बॉडी का यानी बॉडी का हर सेल फॉलो करता है। और वो फॉलो करते हैं तभी जाके आपकी बॉडी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाती है। लेकिन ध्यान रहे कैंसर सेल के केस में अपोजिट है। आपके शरीर के अगर किसी हिस्से में, फॉर एग्जाम्पल आपके गले में अगर कैंसर हो रखा है, तो वो कैंसरस पार्ट जो है वहां की जो सेल्स हैं वो नॉर्मल रूल रेगुलेशन को बॉडी का फॉलो नहीं करती। जो सारी बॉडी के सामान्य सेल्स जो भी प्रोटीन बनाना होता है वो बनाती हैं, तो डब्ल्यूबीसी उसे पहचानता है। लेकिन कैंसरस सेल कुछ नए प्रोटीन्स का निर्माण करने लगता है जो कि बॉडी में पहले कभी नहीं बना था। ये कैंसरस सेल्स अपने अंदर म्यूटेशन करके वो नए प्रकार का प्रोटीन बनाने लगती है, और उस प्रोटीन को आपका डब्ल्यूबीसी कभी नहीं देखा, उसको कभी नहीं जानता था। तो डब्ल्यूबीसी ने क्या किया? उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, उस प्रोटीन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। वो प्रोटीन जिस सेल में पाया जा रहा उस सेल के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो यहां पे एंटीजन कौन है? खुद ट्यूमर सेल, क्योंकि वो खुद ऐसी प्रोटीन बना रही है जो कि एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है और डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। तो यहां पे ट्यूमर एंटीजन इसको कहेंगे हम लोग, और इसको भी डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी एमएससी फर्स्ट है जो कि ट्यूमर सेल के ऊपर रिसेप्टर ये प्रेजेंट होता है, प्लस सीटीएल साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो ट्यूमर सेल्स कहीं भी आपकी बॉडी में अगर होंगे तो उसको बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको किल करते हैं। तो ये था आपका ओरिजिन ऑफ एंटीजन। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में भी बात कर लें। मैंने बताया था अमरीश पुरी और राजपाल यादव का एग्जांपल। तो अब जानते हैं, आपको अनुमान लग चुका होगा कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर साहब जो है अमरीश पुरी को सेलेक्ट करेंगे और राजपाल यादव को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब सवाल है कि ऐसा क्यों अमरीश पुरी को सेलेक्ट किया गया। वैसे ही मैं एग्जांपल यहां भी बताने जा रहा हूं अपने टॉपिक्स के साथ में। कोई एंटीजन के पास कौन सी क्वालिटी होगी तो उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ डब्ल्यूबीसी एक्शन लेगी। सबसे पहले फॉरेननेस। आपके एंटीजन का जो लुक होगा, कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशन, स्ट्रक्चर जो होगा वो आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले किसी भी तत्व से मैच नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना बेहतर ढंग से क्या होगा, डब्ल्यूबीसी उसे एंटीजन मानेगी और तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में हैं, ओके, आप अपने घर में हैं, तब तक आपके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, खटखटाया, आपने दरवाजा ओपन किया, देखा कि आप ही की तरह दिखने वाला एक इंसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, तो आप क्या करते हैं? बड़ी आसानी से कहते हैं, हाँ भाई साहब बताइए क्या बात है, किससे मिलना है, क्या काम है आपका? ये सब होता है आसानी से। अब आप उस समय अपनी फीलिंग को फील करिए। क्या आप डरते हैं उस इंसान से? थोड़ा सा डरते, ए भाई कहीं कोई किलर तो नहीं है, ए भाई कहीं कोई मर्डरर तो नहीं है, कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये डर बहुत बहुत कम होता है, 5% मान के चलिए।
95% आपको डर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आप ही की तरह इंसान दिखता है वो। लेकिन अब आप एज्यूम करिए, एज्यूम क्या, आप घर के अंदर हैं और आपके दरवाजे पे नॉकिंग होती है, आप जब ओपन करते हैं तो वहां पे चिंपांजी मिलता है। अब आप बताइए क्या आपका डर 5% ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, आप 95% डरेंगे और तुरंत डंडा भाला बर्छी खोजना शुरू करेंगे, उसको भगाने के लिए, उसको किल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग से मैच नहीं करता, क्योंकि वो आपके जैसा नहीं है, वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। यही बात यहां भी लागू होती है। कितना जल्दी आपने चिंपांजी के खिलाफ आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत हथियार खोजना शुरू किया और दरवाजा बंद कर दिया, उसको भगाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन उस इंसान को ऐसा नहीं किया आपने। तो वही चीज यहां पे है। अगर कोई एंटीजन है तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी आपके बॉडी के किसी तत्व से मैच नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा फॉरेननेस होगा, डिफरेंस होगा, उतना बेहतर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। अमरीश पुरी का आपको मैंने जो एग्जांपल दिया था, उनका ढांचा आप देखिए, एक बेहतरीन विलेन की तरह है। जो एक डरावना शरीर होना चाहिए था, हट्टा कट्टा बड़ा सा, और चेहरे का एक्सप्रेशन वो उनके पास था, जो कि एक नॉर्मल आदमी के पास नहीं होता है। इसलिए वो एक बेहतरीन विलेन की तरह सेलेक्ट हो सकते हैं और हो गए थे। आइए बात करते हैं आगे दूसरा। जैसे एग्जांपल इसमें मैंने लिया है बोवाइन सेरम एल्बुमिन, BSA। देखिए हमारे भी ब्लड में, सीरम में एल्बुमिन प्रोटीन होती है, और बछड़ा, बोवाइन मींस बछड़ा, बछड़े के भी ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन होती है। हमारे एल्बुमिन प्रोटीन को हमारा WBC पहचानता है और उसका स्ट्रक्चर जानता है। लेकिन यदि आपके ब्लड में हम बछड़े का एल्बुमिन प्रोटीन डाल दें, तुरंत आपका WBC उसके खिलाफ एक्शन लेता है। इससे साफ ये पता चलता है, क्या पता चलता है? पता यह चलता है कि आपका ब्लड का एल्बुमिन प्रोटीन और बछड़े के ब्लड का एल्बुमिन प्रोटीन मैच नहीं करता, वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। तभी आपकी WBC उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले रही है। ओके, अब आते हैं दूसरी बात। मैंने बताया था कि राजपाल यादव बहुत छोटे हैं साहब, जबकि अमरीश पुरी उनके दुगना है। तो कहने का अर्थ है कि मॉलिक्यूलर वेट, जितना बड़ा साइज का आपका एंटीजन होगा, WBC उसको बहुत जल्दी पहचान जाएगी, देख लेगी, समझ लेगी और उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करेगी। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी अधिक होना चाहिए अगर उसे बेस्ट एंटीजन का वर्क करना है, बेस्ट एंटीजन की तरह प्रेडिक्ट लेना है। तो जैसे कम से कम 5000 डाल्टन से अधिक होना चाहिए, कम से कम 5000 डाल्टन, उससे कम हुआ तो वो हेप्टेन मॉलिक्यूल कहलाएगा। उसमें क्षमता तो है एंटीजन की तरह बिहेव करने की, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण WBC उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, उसको नेग्लेक्ट करेगी। वैसे ही देखिए एग्जांपल यहाँ पे बोवाइन सीरम एल्बुमिन की जो चर्चा हमने किया था, उसका है 69,000 डाल्टन वेट, और फ्लैजिलिन प्रोटीन जो फ्लैजिला में होता है उसका है 150, यानी 1,50,000 डाल्टन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी और जटिलता क्या होती है, मैंने आपको बताया। जैसे कि एग्जांपल लीजिए रावण का, रावण की कॉम्प्लेक्सिटी गजब की थी। कैसी कॉम्प्लेक्सिटी? उसके 10 सिर थे। राम एक बार बाण चलाए, एक सिर गया, फिर से नया सिर आ गया। दूसरा बाण चलाया, फिर से नया सिर आ गया। तीसरा बाण चलाया, कटा, फिर से नया सिर आ गया। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्सिटी तो है। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटीजन है यहाँ पे, मार भी रहे तो मर नहीं रहा है। कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपके एंटीजन के अंदर भी, उसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल हो कि सामान्य एंटीबॉडी मतलब आपकी WBC बड़ी आसानी से उसको रिकॉग्नाइज कर सके। अब सवाल है कोई एंटीजन कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर आनी चाहिए? सबसे पहले लैक होमोजेनिसिटी, उसका स्ट्रक्चर आपके बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर से मैच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, डिफरेंट अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड एंटीजन के अंदर पाए जा रहे हैं और आपके बॉडी में, वो ज्यादातर मैच नहीं करने चाहिए। यदि मैच करता भी है तो उसकी सीक्वेंसिंग अलग होनी चाहिए या कंसेंट्रेशन भी अलग होनी चाहिए। तीसरा, यदि आपका फिनाइल एलानिन है एंटीजन के अंदर, तो याद रखिए ये उसकी एंटीजेनिसिटी, गुंडागर्दी 5 गुना बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कि मैं रावण का एग्जांपल लिया, वहीं पे मैं कुंभकर्ण का एग्जांपल ले लूं, तो कुंभकर्ण क्या थे?
उनको एक बाण से उनका गर्दन काट के फेंक दिया गया। लेकिन रावण के पास क्षमता थी, वरदान था, उसके 10 सिर का वरदान था। वो एक सिर कट जाने से नहीं मरता, 10 सिर काटो तब शायद मरता, इतना ज्यादा उसकी, तो ये वरदान के कारण ना उसके पास 10 सिर आया था। वैसे ही यहां पे भी बात लागू होती है। अगर एंटीजन के अंदर फिनाइल एलानिन, जो कि एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के निर्माण में यूज होता है, यदि इसकी मात्रा अधिक है तो एंटीजन की एंटीजेनिसिटी 5 गुना बढ़ जाती है। चौथी बात, अगर एंटीजन में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, ऐसा अमीनो एसिड जो वाटर से रिएक्शन ना करता हो, जैसे एलानिन हो गया, वैलिन हो गया, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, अगर ये सारे अमीनो एसिड अधिक मात्रा में हैं आपके एंटीजन के अंदर, तो वो और बेहतर एंटीजन की तरह एक्ट करेगा। उसी तरह से एंटीजेनिसिटी आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। आप सबने पढ़ा है प्रोटीन कैसे बनती है। अमीनो एसिड्स मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। फिर उसमें लूपिंग होना शुरू होता है, बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ। फिर टर्सरी ग्लोबुलर फॉर्म में, और फिर क्वाटरनरी में कई सारे प्रोटीन आके जुड़ जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके एंटीजन में जो प्रोटीन है, अगर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, तो वो उतना ज्यादा स्टिमुलेट आपके डब्ल्यूबीसी को नहीं कर पाएगा जितना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन कर सकता है। और सेकेंडरी से ज्यादा क्षमता है टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन का इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का, और सबसे ज्यादा क्षमता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपका एंटीजन में पाया जाने वाला प्रोटीन क्वाटरनरी फॉर्म में है, तो आपकी डब्ल्यूबीसी उसको बेहतर ढंग से रिकॉग्नाइज कर पाएगी और वो एंटीजन एक बेहतर एंटीजन कहलाएगा। देन एबिलिटी टू बी प्रोसेस्ड। देखिए, आपको मैंने बताया पिछले क्लासेस में एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स या सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में कि एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल निगल जाती है, एंडोसोम बनता है यानी फेगोसोम, फिर लाइसोसोम आके उससे फ्यूज करके फेगोलाइसोसोम बना रही थी। लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उस माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर देता है और उसके जो एपिटॉप या एंटीजेनिक पेप्टाइड है उसको रिलीज करता है, और फिर एमएससी रिसेप्टर पे उसको लोड करके प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है, निगलना, डाइजेस्ट करना, फिर उसको एमएससी रिसेप्टर पे लोड करना, फिर मेम्ब्रेन के बाहर उसको प्रेजेंट करना, इसको कहते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग। आखिर वो एंटीजन प्रोसेसिंग होगा, उसके पेप्टाइड को एमएससी रिसेप्टर पे प्रेजेंट किया जाएगा, मोस्ट वांटेड का पोस्टर लगेगा, तभी तो दूसरी डब्ल्यूबीसी उसको पहचानेगी और उस तरह के माइक्रोब्स जो भी शरीर के अंदर आए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगी और उसे किल करेगी। अगर आपके एंटीजन में ये क्षमता है ही नहीं, या आपकी डब्ल्यूबीसी उसको क्या नहीं कर पा रही है, प्रोसेस नहीं कर पा रही है, तो डब्ल्यूबीसी उसे एंटीजन ही नहीं मानेगी। तो जब एंटीजन नहीं मानेगी तो उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेगी तो वो एंटीजन बेहतर नहीं कहलाएगा। तो वही बात यहां पे भी, एंटीजन की क्षमता होनी चाहिए कि वो प्रोसेस हो सके, इम्यून सिस्टम उस पर वर्क कर सके। एंड देन फाइनली जेनेटिक्स ऑफ रेसिपिएंट एंड रूट ऑफ इम्यूनाइजेशन। देखिए, आपके देश में कई बार ये आपने सुना होगा कि फलाना गांव में वैक्सीनेशन हुआ पोलियो का, उसके बावजूद बच्चे जो है पोलियो से मतलब संक्रमित हो गए, उनको पोलियो हो गया। अब यहां पे वो लोग ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग ने चीटिंग किया, फ्रॉड किया है, अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन यूज ना करके वो डुप्लीकेट वैक्सीन यूज की, जिससे कि बच्चे की प्रोटेक्शन नहीं हो पाई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां मैं बता दूं, जैसे कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, 10 बच्चे हैं मान लीजिए, 10 बच्चों को अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 10 बच्चे जो हैं वो सब के सब बराबर मेरा इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। क्यों? क्योंकि सबका जीनोटाइप 0.01% डिफरेंट है। सारे 10 बच्चे जो हैं एक जैसे हैं, क्योंकि 99.99% उनका जेनेटिक मटेरियल मैच करता है, लेकिन फिर भी 0.01% वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, इसीलिए एक दूसरे से भिन्न है। अब ये जो 0.01% डिफरेंस है,
हो सकता है कि ये उन बच्चों की कैपेसिटी को भी डिसाइड करता हो कि वो किसी भी एंटीजन के खिलाफ कितना एक्शन लेंगे। मैंने वही बात बताया कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 10 बच्चों, जरूरी नहीं है कि 10 बच्चे जो हैं बराबर ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोई 50% ज्ञान प्राप्त करेगा, कोई 10% करेगा, कोई 90% करेगा, कोई 0% करेगा, यह भी हो सकता है। तो जब आपको वैक्सीनेट किया जा रहा है, जब आपको टीका लगाया जा रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि कौन से बच्चे का इम्यून सिस्टम कितना बेहतर उसके प्रति रेस्पॉन्स देगा और उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बना लेगा फ्यूचर अटैक के लिए। ये तो फिक्स है नहीं। तो हम यहां कह नहीं सकते कि कौन दोषी है। यहां पे आपका जेनेटिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जेनेटिक मेकअप यानी कि डीएनए वो तय करेगा कि किसी भी कीटाणु के खिलाफ आप कैसा एक्शन ले पा रहे हैं, कितना जल्दी एक्शन ले पा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे लिखा है, जेनेटिक ऑफ रेसिपिएंट, कि रेसिपिएंट यानी जिसके अंदर वो वैक्सीन आ रहा है या एंटीजन आ रहा है, तो उसका डब्ल्यूबीसी कैसे उसको एक्शन ले पा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण या डब्ल्यूबीसी का कोई भी प्रॉपर्टी उसके डीएनए पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, रूट ऑफ इम्यूनाइजेशन, कभी इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है टीका वैक्सीन, कभी माउथ के थ्रू। तो रूट ऑफ इम्यूनाइजेशन भी डिफरेंट करता है। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग कंजुगेट्स की। तो यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी बताया आपको। अब जरा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कंजुगेट्स की। कंजुगेट्स का अर्थ होता है कन मतलब दो चीजों का साथ आना। आपको मैंने ऊपर बताया था राजपाल यादव का एग्जांपल लेके, हैप्टेन मॉलिक्यूल्स के पास क्षमता है कि वह डब्ल्यूबीसी को स्टिमुलेट कर सकता है, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण डब्ल्यूबीसी उसे नेग्लेक्ट कर रही थी, नजरअंदाज कर रही थी। ऐसा ही था। तो यहां पे अब उसको कैसे यूज किया जाए, उस हैप्टेन मॉलिक्यूल को एक बेहतरीन एंटीजन कैसे बनाया जाए ताकि डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ एक्शन ले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस हैप्टेन मॉलिक्यूल के साथ लार्ज कैरियर प्रोटीन को जोड़ देते हैं। देखिए, लार्ज कैरियर प्रोटीन अगर आप इसमें जोड़ देंगे हैप्टेन मॉलिक्यूल के, तो वो बेहतरीन काम करने लगेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आपने शीशा काटने वाला डायमंड नाइफ देखा होगा, यानी चाकू जिससे कि वो काटते हैं शीशा को। तो आपने उस चाकू में देखा होगा उसके टिप पे डायमंड होता है। अगर आपको मैं वो डायमंड निकाल के हाथ पे दे दूं और कहूं कि उससे काटिए शीशा, तो आप नहीं काट पाएंगे। क्यों? उस डायमंड के पास क्षमता है शीशा काटने की, लेकिन आप ग्रिप नहीं कर पाएंगे, उसे पकड़ नहीं पाएंगे। आप जब पकड़ ही नहीं पाएंगे तो प्रेशर कैसे लगाएंगे, कैसे उसको काटेंगे आप? तो उसके लिए हमने क्या किया, पीछे से हैंडल बना दिया, होल्डर बना दिया, जिसमें डायमंड को फिट कर देते हैं और उस हैंडल के माध्यम से, जिसको नाइफ कह रहे हैं, उसको आसानी से हम प्रेस करके काट लेते हैं। यानी कि आपने वो पीछे से जो सपोर्ट के लिए लगाया वो कैरियर प्रोटीन हो गया, और जो आपका डायमंड है वो हैप्टेन मॉलिक्यूल हो गया। यहां पे भी हम यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम हैप्टेन मॉलिक्यूल को लार्ज कैरियर प्रोटीन से जोड़ दे रहे हैं ताकि उसका क्या हो जाए, उसका वजन बढ़ जाए और डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ एक्शन ले सके। एंटीबॉडीज, अब सवाल है कि जब ये कंजुगेट्स बन जाएंगे और जब किसी के बॉडी में जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम, उसका डब्ल्यूबीसी किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? क्या हैप्टेन मॉलिक्यूल के खिलाफ, या कैरियर प्रोटीन के खिलाफ, या दोनों के खिलाफ, या नहीं बना पाएगा? तो आपको बता दूं वो बनाएगा, और 3 चीजों के प्रति बना सकता है। हो सकता है कि वह हैप्टेन मॉलिक्यूल के प्रति, यानी हैप्टेन मॉलिक्यूल को एपिटॉप मान ले और उसके प्रति एंटीबॉडी बना दे, या हो सकता है कि कैरियर प्रोटीन में भी कोई ऐसा पार्ट है जिसे एपिटॉप मान लिया, क्योंकि वो जब हैप्टेन के साथ कैरियर प्रोटीन को जोड़ा गया तो उसका एपिटॉप में कोई चेंज नहीं आया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गया। और हो सकता है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कुछ चेंजेस आ गए और एक नई वैरायटी की एपिटॉप बन गई, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गया। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, ये दोनों में, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हैप्टेन कैरियर सिस्टम जो होती है उसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप की केमिकल का हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, इसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं कैरियर प्रोटीन के माध्यम से।
कैसे, आइए जानते हैं। देखिए हेप्टेन मॉलिक्यूल जो है आपका कोई भी हो सकता है कोई ड्रग्स है, हो सकता है कोई पेप्टाइड हार्मोन है, हो सकता है कोई स्टेरॉइडल हार्मोन है। अब एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये कैरियर प्रोटीन है, मैं थोड़ा सा यहां रफ कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा बना के समझाने में फिगर आपको आसानी हो। स्पेस कम है यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा दिया और मैं इसको मिटा के फिर आपको समझाता हूं कि कैसे ये होगा। मान इसको सब मिटा ही दिया जाए, यहां रहने दिया जाए। ओके ओके, वो एक छोटा सा मिट गया, वो एक्स्ट्रा मिट गया है, उसको फिर से मैं बना लूंगा, ड्रा कर दूंगा। ओके, यहां पे बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये कैरियर प्रोटीन है, और ये आपका क्या है, हैप्टेन मॉलिक्यूल। ओके, ये कैरियर प्रोटीन है और ये हैप्टेन मॉलिक्यूल है। ये हैप्टेन मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब इस हैप्टेन मॉलिक्यूल का मैंने बताया ये क्या हो सकता है, ये कोई भी ड्रग्स हो सकता है, स्टेरॉइडल हार्मोन हो सकता है, या ये पेप्टाइडल हार्मोन भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए पैरासिटामोल है। अब पैरासिटामोल का इफेक्ट आपको जानना है बॉडी पे क्या है, तो आपने क्या किया, पैरासिटामोल को मान लीजिए हेप्टेन की जगह पे आपने क्या ले लिया, पैरासिटामोल लिया और उसको कैरियर प्रोटीन से जोड़ दिया और पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। पेशेंट की बॉडी में डालने के बाद पैरासिटामोल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगे, या पैरासिटामोल आपके बॉडी में क्या इफेक्ट डाल रहा है, इसकी स्टडी आप कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए अब आपने पैरासिटामोल का कर लिया, अब आपको दूसरा कोई केमिकल ड्रग्स का चेक करना है, तो कैरियर प्रोटीन में उसको जोड़ दीजिए और फिर उसको इफेक्ट देखिए, उसका इफेक्ट क्या है। उसी तरह से हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन का भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब आपकी जानकारी बता दूं कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका कंजुगेट्स का बॉडी में होगा उतना ही ज्यादा आपका एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनता है। यानी कि एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट इज ड्रग्स। ठीक है, जैसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट की बात करते हैं, जो प्रेगा न्यूज वाली टेस्ट किट आती है, तो उसमें क्या होता है जनरली, आप देखिए जब आप फीमेल जो होती है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके यूटेरस में प्लासेंटा बन जाता है, और प्लासेंटा से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन जब बनता है ब्लड में तो क्या होता है, ये ब्लड में आ जाता है, प्लासेंटा में बनता है तो ये ब्लड में आ जाता है और ब्लड के थ्रू ये यूरिन से भी बाहर निकलता है। हमने क्या किया, हमने HCG के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनता है उस एंटीबॉडी को इस स्ट्रिप में फिट कर दिया। जैसे कि ये प्रेगा न्यूज वाली किट अगर है ऐसे, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, एंटीबॉडी डिपॉजिट कर दिया। अब क्या होगा, जब आप यूरिन सैंपल फीमेल का, जिस फीमेल को डाउट है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, अगर उसका यूरिन सैंपल का 1 या 2 बूंद इस पे आप गिराते हैं तो धीरे धीरे वो स्प्रेड करके आगे बढ़ता है। अगर इस यूरिन में HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, तो वो HCG यहां भी आएगा और यहां आने के बाद फिर इस एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी आपका एंटीजन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ताले चाबी की कहानी है। तो ये तुरंत उससे बाइंड करेगा और बाइंड करते ही उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे और वहां पिंक कलर अपीयर हो जाएगा या कोई स्पेशल पार्टिकुलर कलर अपीयर होगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहां पे ये भी काम कर रहा है, यहां पे हमारा जो कंजुगेट कैरियर सिस्टम है यानी कि हैप्टेन कैरियर सिस्टम, वो इन सब चीजों में भी मदद कर रहा है। लेकिन एक चीज और बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा कोई भी कंजुगेट बनाकर हम लोग बॉडी में नहीं डाल सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंजुगेट्स होते हैं जो जानलेवा होते हैं, आपके बॉडी में जाने के बाद आपकी डेथ तक करा सकते हैं वो। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, इसका साइड इफेक्ट डेथ भी है। ओके, अब आते हैं एक अगली टॉपिक की ओर और वो है इपिटॉप। इपिटॉप क्या होता है जरा देखते हैं। मैंने यहां फिगर गलती से मिटा दिया था,
एक बार और मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैं इसको ड्रॉ करता हूं और मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है एक बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स, और उसके सरफेस पे मैंने कुछ पार्ट्स दिखा रखे हैं। इसका नाम दिया है इपिटॉप। तो ये क्या है? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट पार्ट है ये। किसका? माइक्रोब्स का। मैंने कहा था कि आप के पास में एक आईडी कार्ड है जिससे आपकी पहचान होती है, आधार कार्ड। कहीं जाएंगे, इंक्वायरी होगी तो पहले आपका आईडी कार्ड मांगा जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, कहां से आए। ठीक उसी तरह से माइक्रोब्स की दुनिया में भी उनके सरफेस पे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन के बने हुए पार्ट्स या कार्बोहाइड्रेट के बने हुए पार्ट्स या लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के पार्ट्स मिल सकते हैं, और उसी पार्ट को आपका डब्ल्यूबीसी आईडी कार्ड मान के आइडेंटिफाई करती है उसे, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। और वो एंटीबॉडी जो बनता है ना, वो एकदम इपिटॉप का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखो यहाँ ये एपिटॉप है और ये एंटीबॉडी बना है वाई शेप का, और ये एंटीबॉडी का जो ये एबीएस है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, वो ठीक इसके एपिटॉप के शेप से मैच करता है। यानी कि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। इससे साफ ये इशारा हो रहा है, हमें क्लू मिल रहा है कि जो ये एपिटॉप है, इसी की अंडरस्टैंडिंग करके आपके डब्ल्यूबीसी ने इसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी डेवलप किया है। तो एपिटॉप क्या हुए? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। एंटीजन को डिटरमाइन करने का एक पार्ट हो गया कि वो कैसा एंटीजन है, उसके खिलाफ किस तरह का एंटीबॉडी बनाना है। ओके, अब ये किस चीज का है मैंने बताया, ये प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। तो प्रोटीन में कम से कम 3 से 12 अमीनो एसिड होंगे, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट उसमें 5 से 6 ग्लूकोज यूनिट हो सकता है। एपिटॉप जो होता है वो क्या कर सकता है? वो एंटीजन से बाइंड कर सकता है, जैसा कि यहां पे दिखाया मैंने, एंटीजन से बाइंड कर रहा है। या वो क्या कर सकता है? अगर आपका टी सेल है, टी सेल, और उसके ऊपर कोई रिसेप्टर प्रोटीन है, तो हो सकता है एपिटॉप जो है आके यहां पे बाइंड कर जाए। ये मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, और ये क्या है? उसका एपिटॉप है, बैक्टीरिया का एपिटॉप है। ये एपिटॉप है बैक्टीरिया। अब देखिए ये टी सेल है, उसका ये रिसेप्टर है टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर, और उसके साथ इसका एपिटॉप बाइंड कर गया, और ये टी सेल फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जो एपिटॉप है वो 2 चीजों से बाइंड कर सकता है, एक तो वो एंटीबॉडी से, जैसा कि मैंने यहां दिखाया है, और दूसरा जो है वो लिम्फोसाइट यानी टी सेल से भी बाइंडिंग कर सकता है, क्योंकि उसके मेम्ब्रेन पे उसका एक कंप्लीमेंट्री रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। अगर हम बी सेल की बात करें जो कि हमारी एंटीबॉडी बनाती है, तो बी सेल अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एपिटॉप आपका कोई ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो कि करीबन 29 अमीनो एसिड का बना होता है। तो बी सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन जो है जिसको एंटीजन हम मान रहे हैं, उसको बाइंड करेगी तो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट पे बाइंड करेगी, और वो स्पेसिफिक पार्ट क्या है? उसका अमीन टर्मिनल। लेकिन अगर मैं टी सेल की बात करूं तो ये टी सेल ग्लूकागोन के अमीन टर्मिनल पे नहीं बाइंड करता है, ये उसके सी टर्मिनल पे बाइंड करता है। यानी कि यहां ये बात तो बिल्कुल भी क्लियर हो गया कि दोनों सेल्स की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटी है, वो अलग अलग एंटीजन के पार्ट्स पे बाइंड करने की क्षमता रखते हैं। अगर एंटीबॉडी और एपिटॉप आपस में अटैच हो गए तो उसके पीछे कारण क्या है? उनका कंप्लीमेंट्री शेप होना। जैसे ताले में एक छेद होता है, उसमें शेप और साइज फिक्स होती है चाबी के अकॉर्डिंग, और चाबी में भी कई सारे गैप होते हैं, दांत लगे रहते हैं। तो उसी तरह से एंटीजन और एपिटॉप के बीच में भी कंप्लीमेंट्री शेप होता है, तभी वो बेहतर ढंग से बाइंड कर पाते हैं। और याद रखिए, जितना छोटा एपिटॉप होगा उतना बेहतर फिट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है? एपिटॉप है, और ये मेरा क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। मैं एंटीबॉडी हूं और ये मेरा एबीएस साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये एपिटॉप आसानी से इसके अंदर समा गया। जब आसानी से समा गया तो उससे मजबूत बांड बना लिया, अब आसानी से ये निकल नहीं पाएगा। वैसे ही यहां पे है, एपिटॉप्स छोटे होते हैं
और एबीएस एंटीबॉडी का बड़ा साइज का, तो और बेहतरीन ढंग से बाइंडिंग हो पाएगी। तो आज जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि हमारा जो विलेन है एंटीजन, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके प्रकार क्या है, वो उत्पन्न कैसे होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने हेप्टेन मॉलिक्यूल के बारे में भी कुछ जाना। इसके साथ हमने उसके इपिटॉप के बारे में भी पढ़ा। और आज की क्लास इतना ही एंटीजन के बारे में। अब अगली क्लास में मैं जो है आपको अपने एक और टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे ह्यूमन, आपने मैन देखा, आपने मैन मतलब मनुष्य, और सुपरमैन भी आपने देखा है, दोनों में डिफरेंस है। वैसे ही एंटीजन है, तो एक और टॉपिक में लेके आऊंगा अगले लेक्चर में, और वो होगा सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन के लेक्चर के बाद मैं आपको अपने हीरो से मिलवाऊंगा, और मेरे बॉडी में जो हीरो है उसे मैं एंटीबॉडी मानता हूं। तो हम एंटीबॉडी का, जिस तरह से एंटीजन की पूरी प्रॉपर्टी और कैसे उत्पन्न होता है ये सब देखा, वैसे ही एंटीबॉडी का भी पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करके, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तो। बाकी अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने क्लास अटेंड किया।